बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम सीखेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं। ये खुद भी टॉपिक एक शॉर्ट भी है, लेकिन ये लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मोस्ट फेवरेबल क्या है कि ये शॉर्ट ही आएगा। ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जी, हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके सामने हमारी ये अर्थ है। अर्थ के इर्द गिर्द पूरी एक लेयर मौजूद है हवा की, ठीक है। अर्थ के गिर्द क्या मौजूद है, हवा की लेयर मौजूद है। अब ये जितनी भी एयर है ना, ये सारी की सारी क्या कर रही है, प्रेशर डाल रही है अंदर की तरफ। इस तरीके से ये सारी हवा की जो लेयर है ये ज़मीन पर अंदर की तरफ क्या डालती है, प्रेशर डालती है। तो ये जो लेयर बनी हुई है हवा की ज़मीन के इर्द गिर्द, इस लेयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। इस लेयर का क्या नाम है, एटमॉस्फेयर। और जो प्रेशर ये लेयर डाल रही है ज़मीन के ऊपर उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन है। आप देख सकते हैं कि द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर। कि अर्थ क्या है, हमारी एक कवर है, हवा का एक गुलाफ है जिसके जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द है। तो वही बात लिखी है, अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। कि हमारी ज़मीन हवा के गुलाफ में लिपटी हुई है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एंड प्रेशर ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस लेयर का जो प्रेशर होगा उसे हम क्या कहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। तो हमारी ज़मीन के गिर्द एक हवा का काफ़ी बड़ा गुलाफ है, इर्द गिर्द हवा मौजूद है हमारी ज़मीन के, उस हवा को ही हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और उस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन क्लियर होगी। आप यही डेफिनेशन पेपर में भी लिखेंगे, चाहे यहीं से देख के लिख लें चाहे बुक से ढूंढ लें। तो ये तो हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस के अंदर जो एज ए एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं वो आपने अपने माइंड में रखनी है। देखते हैं सबसे पहले कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कि हवा क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। आपकी ज़मीन के इर्द गिर्द जो एयर मौजूद है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की गैसेस मौजूद हैं, तो ये गैसेस का मिक्सचर है। आगे डेंसिटी ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कि हवा की जो डेंसिटी है वो हर जगह एक जैसी नहीं रहती। कहीं पर हवा की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, कहीं पर कम हो सकती है। तो आगे उसने लिखा भी हुआ है इट डिक्रीजेज कॉन्टीन्यूसली एज वी गो अप। कि आप जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर जाते हैं जो एयर है, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है कि आप जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो आपके इर्द गिर्द हवा है, हवा की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। आपको पता होगा कि ज़मीन के इर्द गिर्द जो होती है हवा ज़्यादा होती है। आप जैसे जैसे ज़मीन से दूर जाते हैं तो हवा कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब हवा ही कम हो गया तो हवा ने प्रेशर क्या डालना है, वो भी कम ही डालेगी, सिंपल सी बात है। और जहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाए वहाँ पर डेंसिटी भी कम हो जाती है। तो आप जैसे जैसे ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो आपके इर्द गिर्द हवा मौजूद है ज़मीन की, ये वाली, ये इसकी मिकदार कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हवा की डेंसिटी भी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने से प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी पेपर में आती है कि हवा की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, बुलंदी पर ज़्यादा होती है या ज़मीन के करीब ज़्यादा होती है। तो हवा की डेंसिटी ज़मीन के करीब ज़्यादा होती है और ज़मीन के ऊपर हाइट पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। ये बातें आपने माइंड में अच्छे से बिठा लीजिएगा। तो ये दो छोटे आपके एमसीक्यूज़ थे। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो कहते हैं, अक्सर पेपर में भी कह देते हैं कि प्रूव एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। कि हमें ये साबित करें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये हर साइड से अमल कर रहा है, ज़मीन के ऊपर हर साइड से अमल कर रहा है, इक्वली अमल कर रहा है। तो ये आपने उससे प्रैक्टिकली साबित भी करना है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़मीन पर चारों साइडों से लग रहा है, इक्वली लग रहा है। ये अब वो कह रहा है मुझे साबित करे। तो हम दो छोटी छोटी एग्जांपल देखते हैं
उन एग्जाम्पल से ये साबित हो जाएगा कि जो प्रेशर है वो हर साइड से लग रहा है और इक्वल लग रहा है। सबसे पहले आपने ये देखा होगा बच्चों के हाथों में एक इस तरह की स्टिक सी होती है और उसके अंदर ये बुलबुला सा बना होता है। आप जब उसके ऊपर हवा अपने मुंह से निकालते हैं तो एयर यहाँ से जाती है, आपके मुंह से हवा निकलती है, इसके अंदर जाती है, तो वो एक बुलबुला सा बन जाता है और वही बुलबुले मैंने आगे बनाए हुए हैं। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, आपने जब हवा भेजी, अपने मुंह से हवा निकाली, इसके अंदर गई, हवा अंदर गई तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, बुलबुला बनना स्टार्ट हो गया। तो मेरे पास एक क्या बन गया, ये कंप्लीट बुलबुला बन गया। ये मेरे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट बुलबुला बन गया। अब इस बुलबुले के अंदर भी एयर मौजूद है और बाहर भी एयर मौजूद है। जितनी अंदर एयर है, जितना एयर का प्रेशर अंदर की तरफ है, उतना ही एयर का प्रेशर बाहर की तरफ है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि बाहर वाली एयर का प्रेशर ज़्यादा होता और जो आपने अपने मुंह से हवा भरी है इस बुलबुले के अंदर, उसका प्रेशर अगर कम होता तो क्या होता, ज़्यादा वाली ने इस कम वाली प्रेशर को दबा देना था, बुलबुला आपका फट जाना था, बनना ही नहीं था। नंबर 1। और नंबर 2 भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि आपका जो बुलबुला है वो बिल्कुल गोल है, वो बिल्कुल क्या है, गोल है। अब ये बिल्कुल गोल होना भी ये इस चीज़ को प्रूव करता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर साइड से इसके ऊपर क्या कर रहा है, अमल कर रहा है। क्योंकि अगर एक साइड से अमल कर रहा होता, फ़र्ज़ करें मेरा ये बुलबुला है कुछ इस तरीके का, ऐसा तो बुलबुला नहीं ना बनता। ऐसा बुलबुला उस वक्त बनता कि अगर यहाँ से प्रेशर ज़्यादा लग रहा होता हवा का और यहाँ पर जो हवा का प्रेशर है वो क्या होता, कम होता। अगर इस साइड पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता और इस साइड पे हवा का प्रेशर क्या होता, कम होता। अब प्रेशर ज़्यादा था तो यहाँ से बुलबुला एक साइड पे दब गया, यहाँ से प्रेशर कम था तो मेरा बुलबुला यहाँ पर गोल ही रहा। लेकिन ऐसे नहीं बनते, बुलबुले क्या बनते हैं, बिल्कुल गोल। अब गोल होने का मतलब ये है कि प्रेशर जो इस पर लग रहा है साइडों से वो बिल्कुल इक्वल लग रहा है, जितना यहाँ से लग रहा है इतना यहाँ से लग रहा है उतना ही वहाँ से लग रहा है, इसलिए वो बिल्कुल गोल है। अगर इक्वल ना होता प्रेशर तो फिर बुलबुला भी आपका मुकम्मल गोल नहीं था होना चाहिए, कहीं से ज़्यादा और कहीं से कम इस तरह होना चाहिए थे। ठीक है, तो इस यहाँ से भी आप ये साबित होता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हर साइड से इक्वली इसके ऊपर अमल कर रहा है। एक और इसकी एग्जांपल है इससे मिलती जुलती कि आपके पास अगर कोई गुब्बारा, आपने गुब्बारा फुलाया हुआ है, जो गुब्बारा है हमारा, आप देख सकते हैं कि क्या हमारा गुब्बारा ऐसे तो नहीं था, जब मैंने गुब्बारे में हवा भरी तो ऐसा भी तो हो सकता था ना, गुब्बारा एक साइड भी सारा चला जाता। ऐसा नहीं हुआ, एक साइड पे उस वक्त जाता कि जब इस साइड का प्रेशर क्या होता, ज़्यादा होता और इस साइड का प्रेशर क्या होता, कम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, गुब्बारा मेरा दरमियान में रहा। वो इसलिए क्योंकि जितना हवा प्रेशर यहाँ से डाल रही है उतना ही हवा प्रेशर यहाँ से भी डाल रही है, उतना ही प्रेशर इसको ऊपर से भी लग रहा है, उतना ही प्रेशर साइडों से भी लग रहा है। तो हर साइड से जो हवा का प्रेशर है वो इक्वल लग रहा है, तो इसलिए हमारा जो गुब्बारा है वो मुकम्मल अपनी शेप में रहेगा, ना कि बिल्कुल कहीं एक साइड पे झुक जाए या दूसरी साइड पे झुक जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल से ये साबित होता है कि जो हवा का प्रेशर है वो हर साइड से लगता है, चारों साइडों से, बल्कि हर एक साइड से हवा का प्रेशर क्या लग रहा होता है, इक्वल लग रहा होता है। क्लियर? तो इन एग्जाम्पल से तो ये साबित होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में अमल कर रहा है, एक्ट इन ऑल डायरेक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि वो ये कहता है कि प्रूव करें, ये भी पेपर में पूछा जाता है कि एक्टिविटी आपकी प्रूव करें द फैक्ट डैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट प्रेशर। आप उससे वो ये डिमांड कर रहा है कि मुझे साबित करके दो कि आप जो कह रहे हो कि ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर मौजूद है, पहले तो आप ये साबित करो कि ये एटमॉस्फेयर प्रेशर भी डालता है आपके ऊपर। आपको ये कह रहा है कि ये साबित करें कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। तो ठीक है, हम ये भी साबित कर देते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है। उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास एक गैलन है पानी की, ठीक है, यहाँ आप कोई भी गैलन, कोई स्टील की है, आपने उसके अंदर पानी रखा, नीचे से आग लगा दी, पानी हो गया गर्म, पानी की भाप निकलना स्टार्ट हो गई। तो भाप निकलती रहेगी। अब भाप निकल रही है, वो अपने साथ जो इसके अंदर एयर मौजूद थी, हवा मौजूद थी, उसको भी बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको फिर बंद कर देना है। जैसे ही इसमें से भाप निकलना स्टार्ट हो जाएगी, कुछ भाप निकल जाएगी, तो आप इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आपने इसको कर दिया बिल्कुल बंद, बिल्कुल आपने इसका ढक्कन बंद कर देना है।
अब ढक्कन जब बंद करना है, बंद करने के बाद आपने इसको शावर के नीचे रख देना है। आपने इसको जैसे ही शावर के नीचे रखा या पानी के नीचे, पानी की टूटी खोल दी, इसका ढक्कन बंद करके इसको पानी के नीचे रख दिया, तो आप देखेंगे कि ये पिचक जाएगी। ये पूरी आपकी जो बोतल है वो पिचक जाएगी, बेढंगी सी हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? अब ये ज़रा गौर से समझिए। जब इसके अंदर हवा, ये जो पानी था गर्म हुआ, पानी गर्म होने की वजह से क्या हो गया, पानी के अंदर बुखारात मौजूद थे, भाप, पानी की भाप इसके अंदर मौजूद थी। अब पानी की भाप का प्रेशर था, पानी की भाप इसके ऊपर प्रेशर डाल रही थी, जितना पानी की भाप का प्रेशर था उतना ही बाहर वाले एटमॉस्फेयर का भी इसके ऊपर उतना ही प्रेशर था। तो दोनों प्रेशर इक्वल थे, तो ये ऐसे के ऐसे रही। लेकिन जब हमने इसका ढक्कन बंद करके इसके ऊपर पानी डाला ठंडा, अब ठंडे पानी ने क्या किया, ठंडा पानी क्या करता है, ये जितने भी भाप के एटम्स होते हैं ना, सॉरी मालिक्यूल्स, ये जितने भी भाप है ये ठंडी होकर नीचे बैठ गई। अब भाप तो सारी ठंडी होकर नीचे बैठ गई, अंदर तो कोई चीज़ बची नहीं जो इसकी दीवारों पर प्रेशर डाले। तो मतलब क्या हुआ कि अंदर सारी भाप पानी बन गई, जिसकी वजह से अंदर कोई चीज़ बची नहीं जो इसकी दीवारों पर प्रेशर डाले, जिसके नतीजे में ये हुआ कि अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब इस गैलन के अंदर वाला जो प्रेशर है वो क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन बाहर जो हवा है, जो एयर मौजूद है इसके इर्द गिर्द, उसका प्रेशर तो जितना है उतना ही रहेगा। इसका प्रेशर, बाहर वाली हवा का प्रेशर इसके अंदर वाले प्रेशर से क्या है, ज़्यादा। तो अब बाहर वाली हवा का प्रेशर ज़्यादा है तो हवा इसके ऊपर प्रेशर डालेगी ज़ोर से, हवा इसके ऊपर प्रेशर डालती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बाहर से जब इतनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। ओके, तो ये मेन लॉजिक है। यहाँ से ये साबित होता है कि हवा जो है वो प्रेशर तो डाल रही है, हवा ही प्रेशर डाल रही है, जिसकी वजह से ये पिचक गई है, अपने आप तो नहीं इसकी शक्ल ख़राब हुई। ओके, तो बस आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये इसकी शक्ल ख़राब क्यों हुई। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब हमने इसको गर्म किया, पानी को, पानी की बन गई भाप, और भाप कुछ बाहर निकली, तो भाप अपने साथ एयर को भी ले गई, लेकिन भाप अंदर भी तो रहेगी ना गैलन के, तो कुछ भाप इसके अंदर रही। अब वो वाली जो भाप है वो इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है, इतना प्रेशर डाल रही है जितना बाहर एयर का प्रेशर है उतना ही इसकी भाप का भी प्रेशर है। तो बाहर वाला प्रेशर अंदर वाले प्रेशर के इक्वल है, जिसकी वजह से हमारी गैलन को कुछ नहीं होगा, जैसी है वैसी रहेगी। लेकिन मैं इसको आगे से बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैंने इसको शावर के नीचे रख दिया। जैसे ही शावर के नीचे रखा तो भाप ठंडी होकर नीचे बैठ जाएगी। अब भाप तो नीचे बैठ गई, अंदर तो कोई बचा ही नहीं जो इसकी दीवारों पे प्रेशर डाले, हवा भी निकल गई थी पहले, अब भाप रह गई थी, भाप भी नीचे बैठ गई, तो अंदर कोई चीज़ बची नहीं है जो इसके ऊपर प्रेशर डाल के रखे। अब क्या हुआ, अब अंदर तो प्रेशर हो गया कम, लेकिन बाहर वाला जो एयर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो गया, और बाहर वाली एयर ने प्रेशर डाला जब इसके ऊपर, तो इसकी शक्ल क्या होगी, पिचक। ठीक है, ये ख़राब होगी इसकी शक्ल। ये मेन कॉन्सेप्ट था इसका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ, इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी।